नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस कार्यक्रम में जहां पर बहुत सारा मनोरंजन होगा। हम नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम है रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब आपको पहले से पता है कि ऐसी हमने कोई क्रेडिट सेल कर दी होगी तो कस्टमर से पैसे लेने बचे हैं, वो जब देगा तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, तब तक के लिए हम एंट्री पास करके रख देते हैं रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि कैश आई नहीं। अगर कैश सेल होती तो हम कैश या बैंक डेबिट टू सेल्स करते, बट इन दिस केस वी हैव नॉट रिसीव्ड आर कैश, इसलिए रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। लेकिन रिसीवेबल की बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। प्रॉब्लम यह है कि बात खत्म नहीं हो जाती। दिस होल प्रोसेस इन्वॉल्व्स सम काइंड ऑफ अ रिस्क। सर कैसे रिस्क डिस्कस कर लेंगे। पहले तो यह समझते हैं कि क्रेडिट सेल अगले ने की क्यों। देखिए, आपको काफी सारे ना इसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लेकर आए हो, या चलो मान लो प्रोडक्ट पुराना है पर आप खुद ही मार्केट में नहीं हो, आपने नया बिजनेस शुरू किया, तो थोड़ा अगर आप सामने वाले को क्रेडिट देते हो, अगर आप उसे कहते हो कि चल ठीक है भाई कुछ दिन बाद पैसे दे देना, पहले प्रोडक्ट यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना, ट्रायल शायल कर ले, तो ये भी एक बेनिफिट हो गया। तो इससे आपको मार्केट शेयर मिलने में कुछ आसानी होती है ना, प्रोडक्ट की मार्केटिंग थोड़ी बहुत आसान हो जाती है। तो इस तरीके के आपको काफी सारे बेनिफिट इसमें मिलते हैं। स्पेंडिंग बढ़ जाती है लोगों की। आपने खुद ने रियलाइज किया होगा कि भाई आज पैसे नहीं है तो मैं नहीं खरीद रहा, पर अगर आपको मैं कह दूं पैसे बाद में देना, तो आपने स्पेंड ज्यादा कर दिया ना। हो सकता है वो चीज की आपको जरूरत नहीं थी और आप कभी नहीं खरीदते। यही तो हो रहा है। Amazon क्या है, बाय नाउ पे लेटर स्कीम क्या है कि भाई आज मत दो पैसे, बाद में दे देना। क्रेडिट सेल करते रहते हैं, है ना। तो इस तरीके के बेनिफिट्स काफी सारे मिलते हैं बिजनेसेस को। लेकिन इसमें एक रिस्क एलिमेंट अटैच्ड है। रिस्क एलिमेंट क्या है? देखिए, अगर मुझे आपसे पैसे टाइम पर मिल जाते तो मैं वो कहीं इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट कमा सकता था, बिल्कुल कमा सकता था। तो वो इंटरेस्ट अब मैं खो चुका हूं क्योंकि मुझे आपसे कैश नहीं मिली। वो इंटरेस्ट मैं खो चुका हूं क्योंकि मुझे आपसे कैश नहीं मिली। ठीक है, इसके अलावा रिस्क तो है ही, आपने पैसे नहीं दिए तो इसलिए हम लोग फीस एडवांस में ले लेते हैं, नालायक बच्चे। तो ये वाली रिस्क तो है ही भाई, है ना। तो ऐसी कई प्रकार की रिस्क भी अटैच रहती है, जैसे हम क्यूमुलेटिवली बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। ठीक है भाई, तो ये कुछ थियरी शेयरी डिस्कस करनी थी इसमें। मतलब आपके बुक्स में ये सारी बातें भी है, मतलब क्रेडिट सेल, कैश सेल की एंट्री। अब वो मैं बता के क्या करूं, बहुत पुरानी बातें हो गई, बचपन में पढ़ी थी हमने। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझने की जरूरत है, दैट इज एज्ड रिसीवेबल एनालिसिस। एज्ड रिसीवेबल एनालिसिस ये कुछ इस तरीके का दिखता है। हर बिजनेस अपने कस्टमर का एक पूरा लिस्ट निकाल लेती है। एज रिसीवेबल एनालिसिस अगर मुझे आपको पूछना है या बताना है कि भाई क्या होता है, तो इट इज बेसिकली लिस्ट ऑफ ऑल योर कस्टमर्स। ठीक है, सारे कस्टमर्स इसमें लिस्टेड है और किसके पैसे कितने दिन से पेंडिंग है। देखिए, ये कस्टमर है क्रेडिट वाले, रिसीवेबल्स है, बेसिकली ये सब रिसीवेबल्स है। तो किसके पैसे कितने दिन से पेंडिंग है, वो सारी बातें यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये एक टेम्पलेट मैं आपके लिए यहां पर लेकर आ गया हूं। जैसे आपका पहला कस्टमर है एबीसी इनकॉर्पोरेशन, इससे आपको कलेक्ट करने हैं $1,00,000, आउटस्टैंडिंग है $10,000, मतलब 1,00,000 का टोटल बिल था, 90,000 क्लियर कर चुका है, 10,000 बचे हुए हैं। और ये 10,000 को पिछले 30 दिन तो हो चुके हैं बेर मिनिमम, और ये एक ब्रैकेट में फॉल करता है 30 to 60 डेज। ये एक ब्रैकेट में फॉल करता है 30 to 60 डेज। मतलब आपने कोई बिल दिया होगा ना उसे, तो वो बिल बेर मिनिमम 30 या 31 दिन पुराना है, 31 डेज पुराना है। वो बिल बेर मिनिमम 31 डेज पुराना है। इससे मुझे ये बात समझ में आती है। तो अगर आपने किसी को क्रेडिट पीरियड 30 डेज का दिया हुआ है, मतलब ये तो ओवर ड्यू हो गया। आपने अगले को क्या बोला था कि 30 दिन के अंदर पैसे दे देना, उसने दिए क्या? नहीं दिए। 31 डेज हो गए ना, आपको तो सामने दिख रहा है 31 to 60 के ब्रैकेट में आ रही है। ठीक है, 60 के ऊपर बात चले जाएगी तो हम इसे इस ब्रैकेट में शिफ्ट कर देंगे। 90 दिन हो गए, मतलब तकरीबन 3 महीने निकल गए, तो हम इसे इस ब्रैकेट में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। इस तरीके से दिखाई देता है। देखिए, ये एक और एग्जांपल आपके सामने, XYZ लिमिटेड, इससे इसका टोटल बिलिंग हुआ था कुछ 2,00,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग है 50,000। ठीक है, तो अब इसमें दो बिल है। ये जो 50,000 रुपए है ना, इसमें दो बिल इंक्लूडेड है। एक बिल रीसेंट बिल है जो कि 30 दिन से कम हुआ है, आपने उसको जो चार्ज किया है 30 दिन से कम हुआ है, और एक बिल को 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 31 to 60 डेज के ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। तो आप उससे अगर मान लो आपको फॉलोअप करना है, तो आप इस बिल के लिए फॉलोअप करोगे ना। आप उसको कॉल करके बोलेंगे पैसे दे भाई, पैसे दे दे, तो आप किस बिल के लिए बोलोगे? आप ये वाले बिल के लिए बोलोगे। सीधी सी बात है, ये ज्यादा पुराना बिल है, पहले ये क्लियर करो, है ना। तो इस तरीके का एक AR एजिंग शेड्यूल बनता है। ऐसे टोटल छोटल निकलते हैं, ये आपका टोटल रिसीवेबल बैलेंस होता है,
ये डे वाइज एनालिसिस आ गया, जिसका सबसे पुराना होता है, देखिए यहाँ पर ये सबसे पुराना आदमी दिख रहा है, तो इसे हम पहले कॉल करके इसके पीछे पड़ जाएंगे, इसे सिर्फ कॉल ही नहीं करेंगे, इसके घर पे भी जाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तब जाके ये पैसे वापस करेगा, है ना। तो ये इस तरीके का दिखता है एजिंग एनालिसिस, मतलब रिसीवेबल एजिंग एनालिसिस का शेड्यूल कुछ इस तरीके से दिखता है। अब आपको एक चीज जो थियरी में और समझने की जरूरत है, दैट इज क्रेडिट लिमिट्स। बहुत मोटी पेन होगी, अरे भाई, क्रेडिट लिमिट्स। सर क्रेडिट लिमिट क्या होता है? भैया आपके पास कोई नया कस्टमर आया, आपका बिजनेस है, मैं आया आपके पास, नया कस्टमर, मैंने इसके पहले आपसे कुछ भी परचेज नहीं किया है, ठीक है, मैं नया कस्टमर आया आपके पास, कुछ महंगा सा फोन शोन खरीद लिया 50-60 हजार का, और कहा कि ये मुझे आप दे दीजिए क्रेडिट पर, या ये मुझे आप दे दीजिए क्रेडिट पर। आप मुझे क्रेडिट पर दोगे? नहीं दोगे। क्यों दोगे भाई? नए कस्टमर को आप थोड़ी ना क्रेडिट पर दोगे, ठीक है। तो यहां पर यह बात का प्रॉब्लम होता है कि क्रेडिट लिमिट हम सेट कैसे करें। कोई पुराना कस्टमर होता जो हमसे पिछले 5-10 बार खरीद चुका है, तो हम ये देख सकते कि हाँ, इसने मैक्सिमम 5 लाख रुपए का सामान खरीदा था हमसे, इसने वो 5 लाख रुपए 30 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर पे कर दिए थे, तो चलो 3 लाख रुपए की रिस्क लेके देख लेते हैं, इसे 3 लाख का सामान हम क्रेडिट पर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइमली पेमेंट कर देता है। पर मेरी तो कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है, तो कैसे करोगे? इससे इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्रेडिट लिमिट सेटिंग, ठीक है, कि आप कस्टमर की क्रेडिट लिमिट कैसे सेट करोगे। तो कभी कभार बैंक स्टेटमेंट वगैरह मंगा लेते हैं, ऐसा फोन वगैरह के हिसाब से नहीं होता है, ठीक है, फोन्स वगैरह में, एटलीस्ट दुकानों में नहीं होता है। अमेजॉन पर ये सब चल रहा है भाई, आप अमेजॉन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, बाय नाउ पे लेटर चल रहा है, सब कुछ भगवान भरोसे, कौन पेमेंट देगा कौन नहीं देगा उनको भी नहीं पता। बट अगेन, बिकॉज आजकल फोन नंबर जो है वो आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड होता है, वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है, तो आप जैसे ही अपना फोन नंबर वगैरह सबमिट करते हैं, आप अपने बैंकिंग डिटेल्स देते हैं, कार्ड नंबर वगैरह तो मांगेगा ही ना, तो कार्ड नंबर वगैरह देंगे तो उन्हें क्रेडिट लिमिट का अंदाजा आ जाता है फ्रॉम स्टेटमेंट फ्रॉम बैंक। वो बैंक से ये सब ऑनलाइन बेसिस पर ये सारी जानकारियां ले सकते हैं कि भाई इनकी क्रेडिट लिमिट अच्छी है या नहीं। इसके अलावा एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं सिबिल स्कोर, तो सिबिल स्कोर भी जनरेट होता है। अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपने टाइमली किया हुआ है तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहता है, और अच्छे सिबिल स्कोर वाले से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, उसे तुरंत वो जो भी सामान खरीदना है वो क्रेडिट पे दे दिया जाता है ना। तो ऐसी काफी सारी चीजें, मार्केट टर्मिनोलॉजीज है ये सब, मार्केट प्रैक्टिसेस है ये सब। ये अभी आपको मैं सिर्फ एक क्रेडिट लिमिट समझाने के लिए ये सब बता रहा हूं, ये आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में कहीं पे भी सिबिल या ये बैंकिंग के थ्रू ये ट्रांजैक्शन प्लेस कैसे होता है ये सब नहीं है, आपको सिर्फ क्रेडिट लिमिट समझना है। तो क्रेडिट लिमिट से क्या होता है, कोई ऐसा बंदा जिसने आज तक सिर्फ 3 लाख का सामान खरीदा है, आप उसे 10 लाख का सामान क्रेडिट पे दोगे क्या? नहीं दोगे। तो आपकी रिस्क थोड़ी सी कम हो जाती है। लिमिट करने से क्या हुआ, आपकी रिस्क थोड़ी सी कम होगी कि हो सकता है ये बंदा पैसे नहीं देता, है ना, हो सकता है ये बंदा पैसे नहीं देता, हो सकता है कि इसके पास उतना बैलेंस ही ना हो, 10 लाख का, क्योंकि ये पहले सिर्फ 3 लाख का ही परचेज कर चुका है। तो इस टाइप की कुछ क्रेडिट रिस्क होती है, वो लिमिट सेट करने से हट जाती है ना, वो लिमिट सेट करने से हट जाती है। और इससे परचेसर मतलब बायर को भी एक एडवांटेज मिलता है कि चलो ठीक है, मेरे पास इतनी लिमिट है, इतने तक का मैं कुछ भी खर्चा कर सकता हूं, सामने वाले बायर से कोई इशू नहीं है, पैसे मैं बाद में दे दूंगा, है ना। तो एक ट्रस्ट बेसिस भी यहां पर अच्छा काम करता है। इट्स अ गुड बिजनेस प्रैक्टिस फॉर बोथ बायर एंड सेलर। तो बस ये कुछ भावनात्मक बातें थी, इस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन बैंक में देख लो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे हमारे अगले चैप्टर में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।